यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम ऑफिसर्स टॉक। और आज हमारे साथ हैं आईओसी प्रधान, जिन्होंने यूपीएससी 2023 के रिजल्ट में 36 रैंक सिक्योर किया है। आईओसी मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है आईओसी जो आपने किया है। तो आपकी फीलिंग क्या है जब आपने देखा कि आपकी रैंक 36 है, और आपके फैमिली और सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? जी तो जब मैंने देखा कि 36 रैंक था, सबसे पहले तो इट वाज बहुत ज़्यादा मुझे रिलीफ मिला कि मुझे फाइनली जो यूपीएससी का लॉन्ग साइकिल है वहाँ से मुझे मुक्ति मिला। जी। एंड जो मैंने एक सपना देखा था फ्रॉम बिंग अ मिडिल क्लास और एक लड़की होके फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन, तो जब मैं उसको फुलफ़िल कर पाई तो इट वाज वेरी मच सेटिस्फाइंग। जो पूरा एंटायर आई थिंक एंटायर जो हमारे स्टेट उड़ीसा थे, मेनी पीपल दे रियली फेल्ट प्राउड कि अगर ये कर सकती है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। और मेरे जो फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव्स हैं वो लोग काफ़ी खुश थे। एंड मेरे बनने के बाद बाकी बहुत सारी बच्चियों को हौसला मिलेगा। जी उनको भी हौसला मिला था मेरे सक्सेस को देख के, स्पेशली समवन जो कि काफ़ी नॉर्मल फैमिली से आते हैं, जिनके पास इतना रिसोर्स नहीं है, जो दिल्ली आने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और मेरा जर्नी ऐसे था कि मैंने भी घर से प्रिपेयर किया था। सो आई एक्ट मतलब एक इंस्पिरेशन जैसे मैं आई कि अगर मैं कर सकती हूँ देन इवन दे कैन ऑल्सो डू इट। तो यही था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड काफ़ी इवन ये भी लगा कि अगर आप मेहनत करते हो देन नो मैटर जो भी आपके पास सर्कमस्टेंसेस है आप उसको ओवरकम कर जाओगे विथ योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। जी मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सो आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास। माई फादर ही वर्क्स इन बैंक एंड माई मॉम शी इज़ अ होम मेकर। और मेरे घर में मेरे पास मेरे एक ही भाई है, छोटा भाई है वो। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल फैमिली। और बट द एडवांटेज आई हैव इज़ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे फॉर माई एजुकेशन। बचपन से ही उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था मेरे एजुकेशन को लेके। एंड मैंने जो भी सपना देखा था दे नेवर डिनाइड इट। उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि जितना भी वो हो पाए, जितना भी रिसोर्सेज हो पाए वो मुझे ला के दें। तो उस वे में आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। एंड कभी कभी जो मुझे देखने को मिलता है कि एक लड़की को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है। उनके पेरेंट्स से खुद डिस्क्रिमिनेट करते हैं द मोमेंट शी इज़ बिंग बॉर्न। उन्हें लगता है कि लड़की शी इज़ नॉट एन एसेट बट शी इज़ अ लाइबिलिटी। तो ये लगता है पेरेंट्स को, एंड देयरफॉर दे डोंट फील लाइक इन्वेस्टिंग इन हर। सो ये प्रॉब्लम होता है। बट मेरे केस में ये नहीं था, विच आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। दे हैड समटाइम्स आई फील दैट दे लव मी मोर देन माई ब्रदर। सो आई वॉज लकी इन दैट वे। आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, आपने जॉब भी किया इंजीनियरिंग के बाद। तो एक इंजीनियर के दिमाग में ये कहाँ से आया कि मुझे आईएएस बनना है? मोटिवेशनल पॉइंट क्या था आपका? जी मैं जॉब करती थी। आई वॉज इन्जॉइंग इनिशियली, लेकिन वो जो इन्जॉयमेंट था वो सुपरफिशियल लेवल पे अगेन था। जी। जो एक मॉस्लो का हम पढ़ते हैं 7 हायरार्की होता है, तो उसका शायद 1-2 हायरार्की सेटिस्फाई हो रहा होगा, लेकिन जो अल्टीमेट हायरार्की होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो वो पॉइंट मेरा रीच ही नहीं हो रहा था बाय दैट जॉब। तो मुझे एनी हाउ जब मैंने एनालिसिस किया खुद को, मैंने समझा, तो मुझे ये पता चला कि आई वांटेड टू रियली मेक सम चेंजेस इन द सोसाइटी। आई वांटेड टू मेक सम ग्रास रूट चेंजेस। मुझे जब एक फ़ीमेल जब मैं गांव कभी भी जाती थी तो मैं देखती थी कि कितना प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, एक फ़ीमेल को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और चाइल्ड मैरिज, नंबर ऑफ़ इश्यूज़, डाउरी एंड बहुत सारे इश्यूज़ है। एंड मैं हमेशा ये सब पे काम करना चाहती थी, बट मुझे पता नहीं था कि ये सब बड़े लेवल पे कैसे करना है। छोटे मोटे लेवल पे आई न्यू कि एनजीओ ज्वाइन कर लो, बट दैट वाज अगेन अ वेरी टेम्परेरी एंड स्मॉल। बट मुझे लार्जर चेंजेस लाने थे, मुझे उसके वे नहीं पता था। एंड फ्यू इंसिडेंट्स हैपन, जैसे मेरे पापा का भी हुआ था कोविड, एंड देन वी गॉट हेल्प। सो आई गॉट टू नो कि एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है एंड हाउ दे कैन एक्चुअली हेल्प द पीपल। तो ये सब इंसिडेंट्स हुए। एंड देन फाइनली मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में जाना, मैंने उसका सिलेबस देखा, और मैंने कंप्लीट रिसर्च किया, मैंने खुद के वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखा। मुझे लगा कि शायद इफ़ आई गिव माई बेस्ट देन आई कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम। मुझे अंदर से फीलिंग आया, तो मेरा वहीं से मोटिवेशन आया कि मुझे कुछ करना है, अंदर से फीलिंग भी आया कि लेट मी गिव माई बेस्ट
दैट ऑल आई हैव फॉर दिस एग्जाम। जी, आयुषी, ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी पर्सन नहीं पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है ना? तो बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी में वो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो यूपीएससी में डिमांडेड है। तो आपने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, तो अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताएं। सबसे पहले तो मुझे लगता है एक इंटीग्रिटी वाला जो एलिमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द स्टार्टिंग डे आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। जैसे आप छोटा सा टेस्ट देते हो तो ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे चीट करके अच्छा मार्क्स ले आओ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। एंड आपने कुछ टारगेट खुद के लिए सेट किया तो आपको उसको फुलफिल करना है। एंड आप चेक आपके ऊपर कोई नहीं रख रहा है, आप खुद रख रहे हो। तो ये सब चीज़ें छोटा छोटा चीज़ें हैं वेर यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। ये एंटायर यूपीएससी जर्नी एंड एंटायर लाइफ में ज़रूरी होता है। सेकेंड इज़ आपको एक जो डेडिकेशन होता है, जो नहीं हिम्मत नहीं हारने वाली जो बात होती है। बहुत बार आपको लगेगा कि यू शुड गिव अप, लेकिन यूपीएससी एक एस्पिरेंट में वो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, वो जो जिद होता है कि मुझे बन के दिखाना है, मुझे एनी हाउ अचीव करना है, जो एक हंगर होता है फॉर सक्सेस, वो होना चाहिए सब में। एंड थर्ड आई थिंक इज़ सिंस ये जर्नी काफ़ी लंबा है तो एक कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। बहुत बार हम एक दिन बहुत एफर्ट्स दे देते हैं, द वेरी नेक्स्ट डे हम नहीं दे पाते उसी सेम लेवल पे। तो इसलिए एक अंदर में एक कंसिस्टेंसी और होना चाहिए। एंड देन दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं, तो वो पेशेंस होना चाहिए। अगर मेरे पास पेशेंस नहीं होता तो मैं शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही छोड़ देती, बट सिंस आई हैड द पेशेंस इसलिए मैं आईएएस ऑफिसर बन पाई। तो एक पेशेंस भी होना चाहिए। जी, जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, सारे टॉपर से पूछा जाता है कि अपनी स्ट्रेटजी बताइए। मैं चाहूँगा अपनी वो सीक्रेट जो आपकी स्ट्रेटजी वो बताइए, क्योंकि दो पॉइंट्स है। एक तो आपने 3 टाइम्स यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए और तीनों बार आप इंटरव्यू तक पहुँची, ये कोई मजाक नहीं होता है। सेकेंड, 334 रैंक से 36 पे जंप करना। तो इन शॉर्ट में अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि क्या वो ऐसी चीज़ थी, क्या आपने ऐसा किया था कि आपने टॉप किया और तीनों बार आपने इंटरव्यू दिया। वो सीक्रेट पॉइंट्स क्या हैं आपके? मेरा एक क्वालिटी था कि आई एम वेरी मच क्यूरियस एंड ग्रीडी अबाउट लर्निंग। मुझे बहुत पसंद था पढ़ना और मैं बहुत क्यूरियस भी थी। तो ये जो इनग्रेन क्वालिटी था ये मुझे हेल्प करता था हर स्टेज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एंड सेकंड जो मेरा स्ट्रैटेजी था वो यही था कि मैं कम रिसोर्स पढ़ती थी, चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करती थी और ज़्यादा टेस्ट सीरीज से मैं सीखती थी। मैं आई फोकस मोर ऑन रिवर्स लर्निंग, कि मैंने एक टेस्ट दिया, मैंने गलत किया एंड उसको मैं फिर से जाके रिवाइज़ करके उस पर फिर करती थी। सो दैट रिवर्स लर्निंग इट एक्चुअली हेल्प्ड मी, क्योंकि उससे मुझे लगा कि ज़्यादा मुझे याद रहता है। एंड आई बिलीव्ड मोर इन प्रैक्टिसिंग फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। जी, ठीक है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं, ये हम सभी के साथ, क्योंकि मैं भी उससे गुजरा हूँ, तो बहुत बार हम टूटते हैं, हारते हैं, रोते हैं अकेले में बैठ के। ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, कोई एक उम्मीद की किरण नहीं नज़र आती है। फिर हम फाइट करते हैं और सक्सेस भी हो जाते हैं। आप भी उस दौर से गुजरी होंगी, तो उस एक्सपीरियंस को अपने शेयर करिए और कैसे आपने उसको हैंडल किया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब प्रेशर पड़ता है इस टाइप का तो वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? मेरे साथ एक ही बार हुआ था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नाम नहीं था। वो सबसे मुश्किल होता है क्योंकि आप अपने सक्सेस से बहुत ज़्यादा करीब होते हो एंड बहुत ज़्यादा करीब होके छोटे से चीज़ के लिए छूटना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। जस्ट उसके पहले वाले दिन आप में इतना उम्मीद होता है कि मैं आईएएस बन जाऊँगी एंड द वेरी नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि आप आईएएस नहीं बन पाए, तो वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो मेरे साथ ये हुआ है, दो बार हुआ है। एंड इसको ओवरकम मैंने यही किया कि मैं रो के अपने इमोशंस वेंट आउट कर लेती थी और जो मम्मी हुआ या पापा भगवान पे फिर जाके मैं प्रे करती थी। देन सब मुझे, जो मेरे क्लोज्ड वंस है वो मुझे हौसला देते थे कि तू हिम्मत मत हार, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा। और अगर यूपीएससी में नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं और यू विल सक्सीड, तो तू हिम्मत मत हार। तो समहाउ मैं वैसे करके फिर खुद को संभाल लेती थी। आई थिंक ये जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो डिज़ाइंड ही इसीलिए है कि वो वही चीज़ चेक करता है, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट को भी यही बहुत बार ऐसे उनका जो स्कीम्स होगा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, हमेशा सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हो, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ वो चेक करते कि आप
टूट के आप कैसे खुद को संभाल के फिर से संभालते हैं, कैसे बिल्कुल। क्लियर कर रहे हो। सो आई थिंक ये एक क्वालिटी है जो कि यूपीएससी खुद टेस्ट करती है, इसीलिए उनका जो प्रोसेस है वो ऐसे ही डिज़ाइंड है। आपने एक पॉइंट का जिक्र किया था कि मैं जब मुझे रोना आता था तो मैं मम्मी से लिपट के रोती हाँ। थी, हैं? जी। अच्छा जी। अगर आपको आयुषी को मौका मिले वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने के लिए, तो आप किन सेक्टर्स पे वुमेन्स के लिए काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल जो होता है इंडिपेंडेंस ऑफ फीमेल वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जी। क्योंकि क्योंकि मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो अगर मान लीजिए कि उनको घर में सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है या उनके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है या वायलेंस जो भी हो रहा है, द रीज़न वाई दे डोंट कन्फ्रंट इज़ वो लोग कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने हस्बैंड पे फिनेंशियली, मोस्टली फिनेंशियली वो डिपेंडेंट होते हैं, उनके बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, एंड बिकॉज दे लव देयर चिल्ड्रन एंड इसलिए वो लोग नहीं बोलते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। तो मैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि अगर आपका इकोनॉमिक अगर आप स्टेबल हो देन आप खुद को संभाल पाओगे एंड बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो माई मेजर फोकस विल बी ऑन दिस। जी। बहुत सारे एजुकेटर्स और इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि आप ज़िंदगी में डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनना है, जो बनना है बनो, लेकिन एक बार लाइफ में 1 ईयर के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? मैं बहुत ज़्यादा इस पर एग्री करती हूँ। एक तो आपका नॉलेज पार्ट काफ़ी बूस्ट होता है, जैसे आपको एक लीगल अवेयरनेस होता है एज अ इंडियन सिटीज़न, आपके क्या फंडामेंटल राइट्स है वो आपको पता चलता है, एज अ सिटीज़न आपकी क्या ड्यूटीज़ आप वो जानते हो। देन आपको अपना जो इंडियन हिस्ट्री कल्चर है जिसके लिए हमें गर्व महसूस होना चाहिए, जो कि मुझे पहले इतना नहीं पता था, रिच हिस्ट्री एंड कल्चर, तो वो सब पता चलता है एंड यू रियली फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो ये सब चीज़ें होता है। देन आपका जो करंट अफेयर्स में जो डेवलपमेंट होता है, जैसे पहले जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी इंजीनियरिंग के टाइम मुझे नहीं समझ आता था, लेकिन यूपीएससी मैंने 1 साल प्रिपेयर किया एंड मैं न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ लूँ मुझे समझ आता है। पहले मैं जैसे एमबीए में होता है ग्रुप डिस्कशंस, आई टुक पार्ट, तो वहाँ पे बहुत ही इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाती हूँ, लेकिन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी जस्ट फॉर 1 ईयर आई थिंक दुनिया का कोई भी टॉपिक आप उठा के ले लो, बट आई विल हैव एन ओपिनियन एंड आई कैन स्पीक ऑन इट बेटर देन 90% ऑफ द पीपल और 95% ऑफ द पीपल। एंड सो दैट इज़ वट कि आप एक बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हो। आप कुछ भी पढ़ो आपके पास उसका ओपिनियंस होगा, व्यूज़ होगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन एनी फील्ड यू गो। बिल्कुल। एंड थर्ड इज़ दैट इट डेवलप्स योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। जैसे कि मैंने कुछ स्किल्स का बात किया, शायद अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करती देन आई वुड नॉट बी द सेम पर्सन जो मैं अभी हूँ। अभी मेरे पास ज़्यादा पेशेंस है, अभी मैं ज़्यादा काम हूँ, अभी मैं टूट के एक बार खुद को जोड़ी हूँ, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होता है, मेंटल स्ट्रेंथ, तो वो सब आई थिंक मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ बिकॉज आई क्लियर इट इन थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट में शायद वो नहीं होता एंड देयरफॉर शायद भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज़ आप यूपीएससी में भी यही होता है कि द एंटायर जर्नी आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो, आप खुद के अंदर बहुत क्वालिटीज़ डेवलप करते हो, पेशेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, नेवर गिविंग अप, कंसिस्टेंसी, एंड ये आपको कोई भी फील्ड में आप भले ही जाओ, भले आप यूपीएससी में सक्सीड ना कर पाओ, बट इन वट एवर फील्ड यू गो यू विल एक्सेल देयर। तो आई थिंक सबको करना चाहिए 1 साल, बट ज़्यादा भी ना करे, ऐसा ना हो कि 10 साल 15 साल दे के अपना जो यूथ है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको टारगेट बनाना चाहिए। मैं तो बहुत सारा पढ़ता हूँ, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ प्रिपरेशन से। दुनिया में एक है मंगोलिया और इंडिया में उड़ीसा। इन 2 जगहों को मैंने देखा है, बहुत मिस्टीरियस प्लेसेस हैं मेरे नज़र में, क्योंकि इनका जिक्र बहुत कम होता है। उड़ीसा जब हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं, जब वहाँ साइक्लोन आता है या टर्टल्स है तब वो मेन स्ट्रीम में आता है। तो मैं चाहूँगा उड़ीसा के कल्चर और वहाँ के टूरिज़्म के बारे में बताइए कि क्यों लोगों को वहाँ जाना चाहिए। उतना एक्सप्लोर नहीं हो पाया इंडिया लेवल पे आपका स्टेट। उड़ीसा का टूरिज़्म तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसमें ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ टूरिज़्म यू विल फाइंड। सबसे जो फेमस है पुरी एंड कोणार्क रिलीजियस टूरिज़्म, वो आई थिंक सब लोग जानते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल बट जानते उसके हैं। अलावा भी बहुत कुछ है। देयर इज़ जो आप अगर बात करोगे अबाउट इको टूरिज़्म जो नेचुरल, तो उस वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स है। शिमलीपाल है जो कि बहुत सुंदर है, देन देयर इज़ भितरकनिका। फिर आप अगर जंगल में जाके एक्सप्लोर करोगे तो उसमें भी देयर आर प्लेसेस इन
केओंझर, जहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर आपको वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, जो कि मैंने आज तक जितने वाटरफॉल्स देखे आई थिंक दोज आर द स्टिल द बेस्ट। यहाँ पे लोग आई वेंट टू उत्तराखंड, नैनीताल, और वहाँ के वाटरफॉल्स उड़ीसा के वाटरफॉल के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो वो दोज आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर आपको ठंडे जगह जाना है, देयर इज़ अ प्लेस दारिंगबाड़ी कोरापुट विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल। उसको हम कश्मीर, मिनी कश्मीर भी बोलते हैं, इट्स लाइक ए हिल स्टेशन। तो आपको हिल स्टेशन भी मिल जाएंगे। एंड देन बीचेस, उड़ीसा हैज़ इनन्यूमरेबल बीचेस। पूरी एंड चंद्रभागा तो फेमस है, उसके अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ बीचेस, फ्रॉम गोपालपुर से हो गया, बरहमपुर से हो गया। तो देयर इज अ टैगलाइन दैट इट इज़ ओडिसाज इट इज़ इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। इसमें इतने सारे सुंदर जगह जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। इवन मैं भी उड़ीसा से होकर मैं सभी जगह अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाई हूँ। तो दैट इज़ अबाउट एंड द कल्चर, इट्स रियली रिच। कल्चर में उड़ीसा हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ PBTGs, तो वहाँ से कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है। फ्रॉम साड़ी से लेके वी हैव लॉट ऑफ हैंडलूम टेक्सटाइल्स। सबको संबलपुरी पता है, बट बियॉन्ड संबलपुरी भी बहुत सारे है जो कि काफ़ी अच्छे, लाइक कोटपाड़ हो गया, कि इक्कत हो गया, बोमका हो गया, दोज आर वेरी फेमस। देन उड़ीसा का सबसे अच्छा है खाना, द पीठा, जो कि आई थिंक इंडिया में कहीं भी नहीं है। देन देयर इज़ पोखर, देयर इज़ मूढ़ी मांस विच इज़ अगेन वेरी फेमस, जो कि इंडिया में मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। तो जो culinary practices है, दोज आर रियली समथिंग विच आई मिस whenever I'm away from the Odisha. इसके अलावा कल्चर में इसके अलावा आई थिंक जो ट्राइबल है उड़ीसा के, वहाँ पे अगर आप जाओगे कभी, उनसे इंटरेक्ट करोगे, तो आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। देर आर ऑल्सो लाइक ट्राइबल टूरिज्म, एंड वो सब भी गवर्नमेंट प्रमोट करे, तो दोज आर ऑल्सो समथिंग दैट आई लाइक टू शेयर। ऑलरेडी आपने बहुत कुछ बता दिया उड़ीसा के बारे में। आयुषी के लिए एजुकेशन के माने क्या है? क्या एजुकेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब पा लेना, वही उसका पैमाना है कि हमने गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब पा लिया, मैं सक्सेस हो गई, या एजुकेशन के माने उससे भी कहीं बढ़ के हैं? आई थिंक एजुकेशन बहुत इससे बढ़कर है। एजुकेशन इज़ लाइफ इन इटसेल्फ, इज़ नॉट जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। तो एजुकेशन में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, इट्स अबाउट वैल्यूज़, कि आप क्या क्या वैल्यूज़ खुद के अंदर आप ला रहे हो। एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, आप दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो एजुकेशन आपको ओवरऑल इट focuses on, I think education is all about developing that moral and intellectual ability, and it's more about making you a better human instead of जो हम नॉलेज पढ़ते हैं, दैट इज़ द वेरी एक्सटर्नल एंड सुपरफिशियल थिंग। बट जो कोर पार्ट एजुकेशन का, इट्स अबाउट कि आप एज ए ह्यूमन कितना अच्छे हो, आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। आई थिंक दैट इज़ एजुकेशन का जो रियल पर्पज़ है। मैं चाहूँगा एक दो टेक्निक बताएं आप, जैसे मेंस आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी रही थी, और साथ में रिवीजन की जो टेक्निक है, इस पे थोड़ा सा आप बच्चों को गाइड करें। आंसर राइटिंग पे मैं फोकस तो प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा करती थी, और आई हैड लॉट ऑफ एग्जांपल्स, केस स्टडीज़, एंड मैं क्या करती थी कि आई ट्राई टू ऑलवेज इंटरलिंक। मेरा इंटरलिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, फ्रॉम GS1 से GS2 को लिंक कर लेती थी। तो इंटरलिंकिंग पार्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, अगेन बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये था। एंड रिविजन का द बेस्ट वे इज़ टू प्रैक्टिस मोर टेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज मैंने लिखा था, सेक्शनल्स भी लिखती थी, और 2-3 बार मैंने फुल लेंथ लिखा। तो अगर आप फुल लेंथ लिखते हो, उसके पहले क्या करते हो, आपको फुल कोर्स एक बार पढ़ के जाना होता है, तो उससे आप बार बार रिवाइज करते हो चीज़ों को। तो आई रोट बहुत बार, जैसे एक बुक को 3-4 बार पढ़ लिया, तो बहुत बार वो बोर होने लगते हैं। हालांकि वो रिवीजन तो करना ही होता है, आपने भी किया होगा। आप बताएं कि एग्जाम्पल से कि किसी बुक को, जैसे लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम को आपने बार बार पढ़ा हो, कितनी बार पढ़ा था आपने? मैं पढ़ी होंगी 7-8 बार, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आई जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, एंड जो मैंने गलत किया, मैं उसी पार्ट को जाके फिर से पढ़ती थी। तो मैं पूरा बुक को नहीं पढ़ती थी फिर से, तो उससे थोड़ा इजी होता था। एंड देन अगर आपको एक्चुअली बोर लगे, मुझे बहुत बार बोर लगता था, तो मैं इसे यूट्यूब में सर्च करती थी कि इसका रिवीजन वीडियो, एंड आजकल सभी टॉपिक्स का आपको यूट्यूब में आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। तो जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, आई टुक हेल्प ऑफ फ्री वीडियोज़, मल्टीपल फ्री वीडियोज़ है यूट्यूब में, आप सर्च कीजिए, आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे, जहाँ वो 12 घंटे में पूरा लक्ष्मीकांत कवर कर रखे। तो मैं जब मुझे खुद से, इवन बहुत बार ऐसा होता है कि खुद से आपसे पढ़ाई नहीं होता है, आप एक्चुअली इमोशनल मेंटल ब्रेकडाउन में हो, तो तब मैंने वीडियोज़ का हेल्प लिया था, एंड दोज आर रियली हेल्पफुल, क्योंकि उसमें आपको कोई पढ़ा रहा होता है, आपको खुद का एनर्जी नहीं चाहिए होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग कि आप एक्सटर्नल हेल्प लीजिए, आप वीडियोज़ का हेल्प लीजिए, आप कोई मेंटर का हेल्प लीजिए, जब आप ब्रेकडाउन या खुद पे आपको जब डाउट आ रहा हो।
लास्ट में मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको आप बताएं कि प्रिपरेशन के दौरान कौन सी चीज़ें करने से बचनी है और क्या करना है उनको। आपको मल्टीपल रिसोर्स ट्रैप में नहीं पढ़ना है, जस्ट ऑप्टिमाइज आपका जो सोर्स है। एंड सेकेंड इज़ आप इतना ज़्यादा फैक्ट्स फिगर्स पे फोकस नहीं करके आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए। वो फैक्ट्स फिगर्स एग्जांपल्स वो अपने आप बनते जाएगा। पहले आप अपने जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आप उस पर फोकस कीजिए। एंड थर्ड इज़ जो PYQs है उसको आप अच्छे से कीजिए। यूपीएससी समहाउ रिपीट करता है। एंड करंट अफेयर्स को आप इंटरलिंक करने का ट्राई कीजिए विथ योर स्टैटिक पार्ट। करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करके अगर आप स्टैटिक पार्ट्स एंड कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक को कर रहे हो, यू विल फाइंड कि इट्स जस्ट रिपीटेशन हो रहा है चीज़ों का। समहाउ एक 5-10 इधर उधर हो रहा है बट इट्स जस्ट रिपीटेशन। तो आप कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स एंड स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और क्या आपको नहीं करना चाहिए इस खुद के साथ आप ऑनेस्ट रहिए, बी डिसिप्लिन्ड एंड आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। जो आपके डिस्ट्रैक्शन से उनको हटाने का ट्राई कीजिए। और आप ट्राई कीजिए कि आप खुद का काम कितना इजी कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता है कि इस टॉपिक से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उससे ज़्यादा कंटेंट अगर आप लिख भी रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो मेक श्योर कि आप अपने कंटेंट को आपने ऑप्टिमाइज़ किया है और आपने स्मार्टली चीज़ों को समझा है एंड चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एंड जो भी आप एक एग्जाम्पल्स पिक कर रहे हो उसको आप ट्राई कीजिए मल्टीपल पेपर्स में यूज़ करने का। आई हैड फ्यू एग्जाम्पल जो मैं हर जगह यूज़ करती थी, ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, GS4 हो GS 1 2 3। तो आप कम पढ़िए लेकिन उसको मल्टीपल जगह यूज़ कीजिए। ठीक है आयुषी, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देश के लिए एक बेहतर IAS ऑफिसर साबित हो और जहां भी जाएं वहां पे एक